हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह। गुड इवनिंग और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु सर पीपीटी वाले पर। दोस्तों, कल मैंने बात किया था वैल्यू ऑफ मनी पार्ट वन। वैल्यू ऑफ मनी को हम एक दो पार्ट में पढ़ेंगे। हालांकि वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये एक पार्ट में कवर होना आसान नहीं था। अगर मैं कवर करता तो वीडियो बड़ी बन जाती। आज हम पार्ट टू में पढ़ेंगे कैश बैलेंस अप्रोच। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैश बैलेंस अप्रोच। हमने आपको बताया था कैश बैलेंस अप्रोच के बारे कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच के बारे में। कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको वैल्यू ऑफ मनी में कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच बता दिया था। हमने बता दिया था कि कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच क्या होता है। इसको फिशर ने बनाया था। फिशर कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। फिशर की ये थ्योरी टोटल फोकस करती है सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो देश में महंगाई आएगी और वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी। अगर मनी की सप्लाई कम होगी तो देश में महंगाई कम होगी, जिससे मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमने कल ये पूरी की पूरी बात दोस्तों आपको बता दी थी। लेकिन आज की क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे कैश बैलेंस अप्रोच की। किसकी बात करेंगे? कैश बैलेंस अप्रोच की। दोस्तों, कैश बैलेंस अप्रोच को हम कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं या कैम्ब्रिज अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। कैम्ब्रिज अप्रोच का मतलब होता है, कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है बेटा, वहां पर उसमें कुछ बड़े विद्वान थे, जैसे रॉबर्टसन थे, पीगू थे, मार्शल थे और कीन्स थे। रॉबर्टसन, पीगू, मार्शल और कीन्स, ये लोग बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन लोगों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर का काम किए और इन लोगों ने इस थ्योरी को बनाया जिसका नाम रखा कैश बैलेंस अप्रोच। कैश बैलेंस अप्रोच के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो कैश बैलेंस अप्रोच क्या कहता है? कैश बैलेंस अप्रोच कहता है कि अगर मनी की डिमांड लोग करते हैं, किसकी डिमांड करते हैं? मनी की डिमांड करते हैं, तो लोग पैसे को बचाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कैश बैलेंस अप्रोच है बेटा, ये मनी की सेविंग पर बात करता है, स्टोर वैल्यू पर बात करता है। जबकि जो कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच था जो फिशर ने बनाया था वो बात करता है किस पर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर। फिशर की थ्योरी कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच टोटल डिपेंड थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर, जबकि कैश बैलेंस अप्रोच जो नकद शेष का सिद्धांत है ये मनी की सेविंग की बात करता है बेटा। इस थ्योरी के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, चाहे वो रॉबर्टसन रहे हो, पीगू रहे हो, मार्शल रहे हो या कीन्स रहे हो, इन लोगों का मानना था कि मनी की सेविंग करना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता। अगर मनी की सेविंग हम नहीं करेंगे तो कल को हम खर्चा कहां से करेंगे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहां से करेंगे? जबकि फिशर जो है मनी की स्टोर वैल्यू पर कोई फोकस नहीं करते, वो बात करते हैं सिर्फ मनी के खर्च करने के बारे में। इसलिए फिशर की थ्योरी को हम कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच कहते हैं। और जो हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरी मनी की सेविंग की बात करती है, मनी के स्टोर की बात करती है, इसलिए इसको हम कैश बैलेंस अप्रोच कहते हैं। समझ में आई बात? तो अब इसमें वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकाला जाएगा? देखिए, इन विद्वानों के अनुसार, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्टसन, पीगू, मार्शल, कीन्स, इनके अकॉर्डिंग बेटा, अगर लोग मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे, किसकी डिमांड ज्यादा करेंगे? मनी की डिमांड, तो बेटा लोग ज्यादा सेविंग करना चाहते हैं, मतलब लोग ज्यादा पैसा बचाना चाहते हैं। जब लोग पैसा ज्यादा बचाना चाहेंगे तो एक्सपेंसेस कम होगा, मतलब इकोनॉमी में पैसा कम खर्च किया जाएगा, जिससे मनी की वैल्यू बढ़ी रहेगी, बढ़ जाएगी। सर कैसे? आप एक एग्जांपल लीजिए बेटा। मान लो मैंने आपको 1,00,000 रुपया दिया, आप उसमें से 80,000 अपने बैंक में जमा कर देते हो या आप अपने पास जमा करके रख लेते हो भविष्य के लिए। तो बेटा आपके पास मार्केट में खर्च करने के लिए ओनली 20,000 रुपया आपने खर्च किया। आप ये बताओ 20,000 रुपया आपने खर्च किया, इससे इकोनॉमी में कोई महंगाई नहीं आएगी, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इनकम का है उसको आपने बैंक में अपने पास जमा कर लिया। बिकॉज फ्यूचर में आपको कई प्रकार की नीड होती है, जैसे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है, आपको मार्केट में पैसा लगाना है, या आपको बेसिक नीड जैसे डेली खाना, पानी, चाय, गुटखा, पान, सुपारी, दारू, इसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो बेटा ये आप बचा के रखते हो। तो ये थ्योरी बेसिकली फोकस करती है मनी के सेविंग को लेकर के, जबकि फिशर की थ्योरी सेविंग की बात नहीं करती। फिशर की थ्योरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करती। अब दोनों थ्योरी में थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं बेटा। कैश बैलेंस अप्रोच जो है पीगू, मार्शल, रॉबर्टसन और कीन्स ने बनाया था, जबकि कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच में फिशर ने बनाया था। फिशर की थ्योरी सप्लाई ऑफ मनी की बात करती है और जबकि ये वाली थ्योरी डिमांड ऑफ मनी पर फोकस करती है। फिशर की थ्योरी कहती है जब मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, जिससे मनी में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा और मनी की वैल्यू गिर जाएगी। अगर सप्लाई कम होगी तो महंगाई भी कम होगी और मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन भी रुक जाएगा। जबकि कैश बैलेंस अप्रोच कहता है मनी की डिमांड को लेकर के, अगर मनी की डिमांड लोग ज्यादा करेंगे तो बैंक में लोग ज्यादा पैसा जमा
करेंगे और इकॉनमी में पैसा कम खर्च होगा, जिससे मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर लोग मनी की डिमांड नहीं कर रहे हैं तो मतलब लोग पैसा नहीं बचाना चाहते हैं, सेविंग नहीं करना चाहते, और इससे इकॉनमी में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अब लोग खर्च कर रहे हैं, क्योंकि मनी की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग पैसा नहीं बचाना चाहते, जिससे लोग पैसा खर्च करेंगे और मनी की वैल्यू गिर जाएगी। तो बेसिकली बेटा जो मनी की वैल्यू डिसाइड होती है दोनों थ्योरीज में, चाहे कैश बैलेंस अप्रोच हो चाहे कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच हो। फिशर की थ्योरी में सप्लाई से तय होती है और इस थ्योरी में डिमांड से तय होती है। इसमें सप्लाई ऊपर नीचे होगी तो मनी की वैल्यू तय होगी, इसमें डिमांड ऊपर नीचे होगी तो मनी की वैल्यू तय होगी। इसमें एक बार फिर से समझो, अगर सप्लाई मनी की ज्यादा होगी तो मनी की वैल्यू गिर जाएगी, अगर सप्लाई कम होगी तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जबकि डिमांड थ्योरी मतलब कैश बैलेंस अप्रोच की थ्योरी डिमांड बेस है, मनी की डिमांड पर। अगर मनी की डिमांड ज्यादा होगी तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग पैसा बैंक में बचा के रखेंगे, इसलिए लोग मनी की डिमांड कर रहे हैं। अगर मनी की डिमांड कम होगी तो मनी की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि लोग अब बचाना नहीं चाहते, इसलिए डिमांड कम कर रहे हैं और लोग जो है खर्च करना चाहते हैं। तो बेटा ये होता है बेसिक सा कॉन्सेप्ट मनी की वैल्यू को निकालने का इन थ्योरी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन विद्वानों ने, इन इकोनॉमिस्टों ने क्या कहा अपनी अपनी बातों में। देखिए लिखा हुआ है यहां पर, एक बहुत बेसिक थ्योरी लिखी हुई है, एज एन अल्टरनेटिव टू फिशर्स quantity theory of money, Marshall, Pigou, Robertson, Keynes etc. at the Cambridge University formulated the Cambridge cash balance approach। कुल मिलाकर के ये थ्योरी कह रही है कि क्वांटिटी थ्योरी की अल्टरनेटिव, जो फिशर ने क्वांटिटी थ्योरी बनाई, ये उसका एक विकल्प थ्योरी है, जिसको मार्शल, पीगो, रॉबर्टसन, कीन्स एटसेट्रा जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने अपने कैश बैलेंस अप्रोच थ्योरी को बनाया। यह फिशर की अल्टरनेटिव थ्योरी है, मतलब ये फिशर से जस्ट विपरीत है। फिर कह रहे हैं आगे, Fisher's transaction approach emphasized the medium of exchange function of money. On the other hand, the Cambridge cash balance approach was based on the store of value function of money। मैंने अभी बताया कि जो फिशर की थ्योरी बेटा वो मनी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन पर फोकस करती है, जबकि ये जो थ्योरी है जो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोगों ने, मतलब कैश बैलेंस थ्योरी जो है, ये बेटा मनी के स्टोर वैल्यू पर फोकस करती है। तो ये मनी के स्टोर वैल्यू फंक्शन पर फोकस करती है और फिशर की थ्योरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे फोकस करती है। फिशर की थ्योरी में टोटल सप्लाई ऑफ मनी का इंपॉर्टेंस है और कैश बैलेंस मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की थ्योरी में बेटा मनी की डिमांड पर फोकस किया गया है। समझ में आ रही बात? आई होप अब आप समझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कैश बैलेंस अप्रोच, मतलब ये थ्योरी आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हो, कैश बैलेंस अप्रोच जो रॉबर्टसन, पीगू, मार्शल, कीन्स ने बनाई है, इस थ्योरी में बेटा डिमांड फॉर मनी मतलब मनी की डिमांड की जाती है और सप्लाई ऑफ मनी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मनी। देखो बेटा वैसे तो बेसिकली सप्लाई और डिमांड हर जगह चलता है, बट इस थ्योरी में मेनली डिमांड फॉर मनी पर फोकस किया जाता है। अगर आप डिमांड करोगे, मान लो आप डिमांड करते हो रुपए की, अगर सप्लाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आप बैंक में पैसा कम जमा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो आप बैंक में जमा कर पाओगे। तो कोई भी थ्योरी में डिमांड सप्लाई आता है, बट बेसिकली ये थ्योरी डिमांड पर फोकस करती है और फिशर की थ्योरी सप्लाई पर फोकस करती है। समझ में आ रही बात? अब आगे बढ़ते हैं। दिस अप्रोच कंसीडर द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। ये जो सिद्धांत है, ये जो कैश बैलेंस अप्रोच आप पढ़ रहे हो, ये थ्योरी डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एक टाइम के लिए, जैसे एक साल में, एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, 5 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये डिमांड और सप्लाई मनी की फोकस करती है कि मनी एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी डिमांड हुई, कितनी सप्लाई हुई, क्या डिमांड की तुलना में मनी की सप्लाई ज्यादा हुई, क्या डिमांड की तुलना में मनी की सप्लाई कम हुई, इससे मनी की वैल्यू डिसाइड होगी। तो टोटल ये थ्योरी बेटा मनी के डिमांड पर फोकस करती है, देन आफ्टर दैट सप्लाई, बट बेसिकली ये डिमांड पर फोकस करती है और फिशर की थ्योरी सप्लाई पर। भूलना नहीं आप ये बात। आगे बढ़ते हैं। सिंस एट अ पार्टिकुलर मोमेंट द सप्लाई ऑफ मनी इज फिक्स्ड, कह रहा है कि देखिए एक पार्टिकुलर मोमेंट पर जो सप्लाई होती है मनी की फिक्स होती है। इट इज द डिमांड फॉर मनी विच लार्जली अकाउंट फॉर द चेंज इन द प्राइस लेवल। एज सच द कैश बैलेंस अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड डिमांड थ्योरी ऑफ मनी। मैंने क्या कहा, एक पार्टिकुलर टाइम बेटा सप्लाई ऑफ मनी हमेशा फिक्स होती है, क्योंकि इतनी सप्लाई नहीं की जा सकती इकोनॉमी में बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कि देश में इन्फ्लेशन आ जाए। इसलिए कह रहा है कि जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो एक पार्टिकुलर टाइम तक रुक जाती है, बट मनी की डिमांड तो हमेशा रहती है। सरकार तो इतनी सप्लाई नहीं करेगी ना जितना हम डिमांड करेंगे। हमको तो डेली चाहिए 1 करोड़ 2 करोड़, फिर कल को 100 करोड़ चाहिए, तो क्या सरकार उतनी डिमांड सप्लाई करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो वही कह रहा है कि एक पार्टिकुलर टाइम पर मनी की सप्लाई फिक्स होती है बट डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है। इसीलिए इस थ्योरी को हम लार्जली डिमांड थ्योरी ऑफ मनी का नाम देते हैं। समझ में आई बात बच्चों? आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है डिमांड क्यों करता मनी की डिमांड कुछ रीजन से करता। जैसे मनी की डिमांड क्यों करता है? डेली नीड्स के लिए कर। किसके लिए करता है? डेली नीड्स, मतलब डेली कुछ आवश्यकताएं हैं, सब्जी, रोटी या फिर चाय, शराब,
कोल्ड ड्रिंक, जो भी डेली नीड्स है बेटा हम उसके लिए मनी की डिमांड करते हैं, इसलिए मनी को बचा के रखते हैं। इमरजेंसी नीड, हम मनी की डिमांड इसलिए करते हैं कि हमें डेली दवाइयाँ, कभी हमें आवश्यकता पड़ गई, हमें दवाई या फिर हमें डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में जाना हुआ, इमरजेंसी में कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम मनी की डिमांड करते हैं। इन्वेस्टमेंट, हमें मार्केट में पैसा लगाना है, हमें इन्वेस्ट करना है शेयर में, बॉन्ड में। स्पेकुलेशन, बेटा स्पेकुलेशन मतलब मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड है। तो हम इन सारी चीज़ों के लिए बेटा क्या करते हैं, सट्टा खेलने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, इमरजेंसी के लिए, डेली नीड्स के लिए मनी की डिमांड करते हैं। इसलिए जब मनी हमारे पास बेटा आ जाती है, मनी जब हमारे पास आ जाती है तो मनी को क्या करते हैं बच्चों, बचाते हैं, ताकि हमारी मनी से अपनी डिमांड को हम पूरी कर सकें और अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें। अगर हम मनी को ज़्यादा बचाएंगे तो मार्केट में पैसा कम खर्च होगा, इससे मनी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम मनी को कम बचाएंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, इसका मतलब और मनी की वैल्यू गिर जाएगी। तो ये होता है मनी की वैल्यू को निकालने का कॉन्सेप्ट कैश बैलेंस अप्रोच में। तो कैश बैलेंस अप्रोच में बेटा, या कैम्ब्रिज अप्रोच कह लो, इसमें मनी की डिमांड की जाती है इन कारणों के लिए, डेली नीड्स, इमरजेंसी नीड्स, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन वगैरह के लिए। अगर हम इनकी डिमांड के लिए मनी ज़्यादा मांगेंगे तो मतलब बैंक में पैसा हम ज़्यादा बचाना चाहेंगे, जिससे मार्केट में मनी जो है कम खर्च होगी और मनी की डिमांड के साथ साथ मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम मनी की डिमांड नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए हमें मनी की कोई आवश्यकता है, मतलब हम मनी को खर्च करना चाहते हैं और इससे मार्केट में मनी फैल जाएगी, तो इससे क्या होगा, मनी की वैल्यू गिर जाएगी। तो इनका जस्ट अपोजिट, डिमांड ज़्यादा होगा तो मनी वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड कम होगा तो मनी की वैल्यू घटेगी। याद रखना इस बात को। अब इक्वेशंस पढ़ लेते हैं। हर विद्वानों ने अपने अपने विचारधाराएं दी, अपने अपने सिद्धांत दिए। इनके यहाँ रॉबर्टसन थे, पीगू थे, मार्शल थे और कीन्स थे। इन सबकी थ्योरी को बेटा हम पढ़ रहे हैं, तो इन सबकी थ्योरी में सबने अपने अपने इक्वेशंस बनाए हैं। रॉबर्टसन, पीगू, मार्शल और कीन्स, हम सबकी थ्योरी पढ़ते हैं और सबके इक्वेशंस को पढ़ते हैं, देखते हैं कि किसकी किसकी इक्वेशंस इसमें दिए गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मार्शल का इक्वेशन है। मार्शल कहते हैं इन एवरी स्टेट ऑफ सोसाइटी देयर इज सम फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम विच पीपल एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। हाँ, विच पीपल फाइंड इन वर्थ वाइल टू कीप इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, इट मे बी 5th और 10th ऑल्टरनेटिव। मार्शल कहते हैं कि हर समाज में, हर स्टेट के, हर राज्य में, हर देश में, हर समाज में लोग अपनी इनकम का चाहे तो पांचवा भाग, चाहे 10वां भाग, चाहे 20वां भाग बचा के रखना चाहते हैं। इसलिए मार्शल ने अपनी थ्योरी में बताया प्राइस लेवल निकालने का फॉर्मूला। बेटा आप याद रखना, आपके मनी की वैल्यू दो तरीके से निकाली जाती है। आपके मनी की वैल्यू दो तरीके से निकाली जाती है। कौन कौन से तरीके से? पहले आपको प्राइस लेवल निकालना होगा, और फिर वैल्यू ऑफ मनी दूसरा। तो प्राइस लेवल का जो फॉर्मूला होता है उसका जस्ट उल्टा कर दोगे, वही वैल्यू ऑफ मनी निकाल दी जाती है। मैंने आपको फिशर की थ्योरी में कल यही बताई थी। देखिए, मार्शल ने कहा कि भाई मनी से महंगाई कैसे निकाला जाता। पहले मार्शल ने अपने फॉर्मूले को बताया P = M/KY। फिर मार्शल ने कहा ये तो प्राइस लेवल, ये तो महंगाई निकालने का फॉर्मूला हो गया। बेटा महंगाई से ही तो मनी की वैल्यू निकाली जाती है। अगर महंगाई ज़्यादा है तो मनी की वैल्यू कम है, अगर महंगाई कम है तो मनी की वैल्यू ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या बेटा, महंगाई स्तर ही मनी की वैल्यू को तय करता। तो महंगाई निकालने का ये फॉर्मूला मार्शल ने दिया, और इसी का उल्टा कर लो, P मतलब परचेजिंग पावर, मनी की परचेजिंग पावर से तो मनी की वैल्यू निकाली जाती है। मैंने कल वैल्यू ऑफ मनी बताया, ये ब्रैकेट में जो P लिखा हुआ बेटा, ये स्मॉल p, ये परचेजिंग पावर शो करता है। KY/M, देखो हमने जस्ट फार्मूले को उल्टा कर दिया। यहाँ प्राइस लेवल = M/KY, यहाँ पर प्राइस मतलब परचेजिंग पावर = KY/M। ये मनी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, ये महंगाई निकालने का फॉर्मूला है। तो बेटा ये मार्शल ने अपना फॉर्मूला बना दिया, इसको आप रट लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, लिख लेंगे 2 बार कॉपी में तो याद हो जाएगा। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया M = सप्लाई ऑफ मनी, P = प्राइस लेवल महंगाई स्तर, Y = टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है पूरी इकोनॉमी में, कितनी मात्रा में, PY मतलब टोटल रियल इनकम, और K मतलब फ्रैक्शन ऑफ टोटल रियल इनकम विच पीपल होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। K का मतलब होता है वो पैसा जो लोग अपने पास कैश के रूप में रखना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ये थ्योरी स्टोर पे फोकस करती है, इसलिए इस थ्योरी में लोग अपने पास कुछ स्टोर करके रखना चाहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन। बेटा इक्वेशन प्रॉपरली किसी भी किताब में एक्सप्लेन नहीं है, तो इसलिए आपको इतना इक्वेशन यही याद करना, और यही चाहे आप नेट देंगे, TGT देंगे, PGT देंगे, चाहे आप MA इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सब में इतनी इक्वेशन इतने ही है और कुछ है वह नहीं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करना, आप यही याद कर लो कि मार्शल ने मनी की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला दिया था और प्राइस लेवल निकालने का ये फॉर्मूला दिया था। समझ में आई बात? ऐसे बेटा आ जाता है अगला इक्वेशन पीगू का। पीगू ने भी छोटी सी बात बताई थी। मार्शल की भले ये लोग साथ में काम करते थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोग थे, लेकिन सबने अपने अपने इक्वेशंस दिए थे। पीगू ने बताया P = M/KR।
जबकि ये प्राइस लेवल निकालने का फॉर्मूला हो गया, उल्टा निकाल दोगे तो ये वैल्यू ऑफ मनी निकालने का फॉर्मूला हो गया, मनी की वैल्यू कैसे निकालती। तो देखो P इज इक्वल टू एम अपॉन के आर, ये हो गया पीगू का इक्वेशन, और P परचेजिंग पावर मतलब इज इक्वल टू के आर अपॉन एम, ये हो गया वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मनी का। ठीक है, तो देखिए सर इनका देख लेते हैं। P का मतलब इन्होंने प्राइस लेवल बताया अपनी थ्योरी में, अपनी इक्वेशंस में। M का मतलब टोटल मनी सप्लाई, और K का मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ रियल इनकम हेल्ड बाय द पीपल इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब वो पैसा जो लोग अपने पास मनी के रूप में रखते हैं, और द टोटल रियल इनकम, R का मतलब टोटल रियल इनकम। तो बेटा ये हो गया पीगू का इक्वेशन। पीगू ने भी मनी की वैल्यू निकालने का अपना ये फॉर्मूला दिया। मनी की वैल्यू तभी निकलती बेटा जब प्राइस लेवल निकलता है, तो प्राइस लेवल पहले निकालते हैं, फिर उसी का उल्टा फॉर्मूला मनी की वैल्यू निकाल देती है। याद रखना हर इक्वेशन में आपका जस्ट उल्टा ही मनी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप देखिए रॉबर्टसन का इक्वेशन देख लेते हैं। किसका इक्वेशन बेटा? रॉबर्टसन का। रॉबर्टसन ने भी कोई बहुत खास नहीं दिया। रॉबर्टसन ने भी बताया प्राइस लेवल निकालने का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम अपॉन के टी। रॉबर्टसन ने प्राइस लेवल निकालने का फॉर्मूला बताया P इज इक्वल टू एम अपॉन के टी, और फिर उसी का उल्टा कर दिया। P मतलब ये परचेजिंग पावर इज इक्वल टू के टी अपॉन एम, ये वैल्यू ऑफ मनी निकाल दिया गया। तो वैल्यू ऑफ मनी बेटा तभी निकाली जाएगी जब आप प्राइस लेवल निकालने का फॉर्मूला याद रखें। वैल्यू ऑफ मनी आप उल्टा कर लेंगे तो प्राइस लेवल का फॉर्मूला, तो वैल्यू ऑफ मनी आ जाएगी। तो पहले आप वैल्यू ऑफ मनी निकालना, एक याद कर लें उसका उल्टा, सॉरी एक प्राइस लेवल याद कर लें उसका उल्टा वैल्यू ऑफ मनी आ जाती है कि मनी की वैल्यू ऐसे निकलती है। इन लोगों ने अपने समीकरण बना दिए, सूत्र बना दिए। ठीक है, अब रॉबर्टसन ने अपनी किताब में क्या लिखा कि P का मतलब प्राइस लेवल होता है, M का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, T का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी बॉट इन द ईयर, मतलब टोटल गुड्स और सर्विस एक साल में जो हम खरीदते हैं, और के मतलब वो पैसा जो लोग अपने पास कैश के रूप में रखना चाहते हैं। इसलिए हर टॉपिक में देखिए लोग अपने पास पैसा बचा के रख रहे हैं, क्योंकि ये जो कैश बैलेंस अप्रोच पढ़ रहे हैं, चाहे रॉबर्टसन की थ्योरी, चाहे मार्शल की, चाहे पीगू की, सबने कहीं ना कहीं कैश बचाने की बात की। मतलब ये जो थ्योरी है ये स्टोर वैल्यू पर फोकस करती है, इसलिए सब कैश बचाने की बात कर रहे हैं या पैसा बचाने की बात कर रहे हैं। जबकि फिशर की थ्योरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर फोकस करती है, इसलिए फिशर ने पैसा बचाने की कहीं बात नहीं की। समझ में आई बात? लोग फिशर ने खर्च करने की बात की। अब हम क्रिटिसाइज कर लेते हैं इस थ्योरी को। इसकी थ्योरी में आलोचनाएं कुछ निकल आती हैं। स्टोर वैल्यू इज द ओनली फंक्शन ऑफ मनी। अपने एग्जाम में आप लिखिएगा क्रिटिसाइज करते टाइम कि स्टोर वैल्यू इज द ओनली फंक्शन ऑफ मनी, फिर इसको एक्सप्लेन करिएगा कि सर मनी के कई फंक्शन होते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, डिफर्ड पेमेंट, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मतलब मूल्य को मापना, और खर्च करने का साधन, विनिमय का साधन, तमाम फंक्शन मनी के होते हैं। बट सिर्फ ये थ्योरी स्टोर वैल्यू पर फोकस करती है, इसलिए थ्योरी बहुत सही नहीं है। इक्वेशन नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली। देखो जितने इक्वेशन मैंने चाहे रॉबर्टसन के, मार्शल के, पीगू के पढ़ा है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है बेटा, आपको खाली फॉर्मूले रटने हैं। तो मतलब ये थ्योरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि फिशर ने थोड़ा सा ही एक्सप्लेन किया था, बट अपनी थ्योरी एक्सप्लेन किया था। प्राइस ऑल्सो अफेक्ट द फैक्टर, कहने का मतलब क्या? इस थ्योरी में बेटा प्राइस की बात की गई कि प्राइस जो है प्राइस खाली कैसे निकल, मतलब प्राइस कैसे अफेक्ट होती है। जब मनी की डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं तो लोग मनी बचाना ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए लोग खर्च कम करते हैं। मतलब मनी की डिमांड से प्राइस तय हो रही है, और मनी की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस कम होगी, मनी की डिमांड कम होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी। तो मैंने ये भी आपको ऊपर बताया। तो यही कह रहे हैं प्राइस ऑल्सो अफेक्ट द फैक्टर। बेटा इस थ्योरी ने यह नहीं बताया कि मनी की डिमांड से ही प्राइस नहीं ऊपर नीचे होता है। मनी प्राइस जो है पॉपुलेशन के बढ़ने, रॉ मटेरियल की कमी, लेबर के महंगे होने या टेक्नोलॉजी के महंगे होने से भी प्राइस पर असर आता है। जबकि इस थ्योरी ने सिर्फ मनी की डिमांड के कम या ज़्यादा होने से प्राइस लेवल को देखा है और वैल्यू ऑफ मनी को देखा है। समझ में आई बात? आई होप आप समझ गए। परचेजिंग पावर यूज फॉर कंज्यूमर गुड्स ओनली। इस थ्योरी ने सिर्फ यही बताया है कि जो परचेजिंग पावर होता है मनी का वो कंज्यूमर गुड्स ओनली होता है। बेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर गुड्स से ही मनी की परचेजिंग पावर निकालते हैं। सरकार कई चीज़ें, कई कैपिटल मंगाती फॉरेन से, उसमें भी मनी की वैल्यू देखी जाती है। जैसे हम फॉरेन से, मान लीजिए अमेरिका से कोई मशीन मंगाते हैं तो हम अपनी मशीन उनके डॉलर के मुकाबले कितना रुपया दे रहे हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती है। बेटा सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के लिए हम मनी की वैल्यू को नहीं देख सकते। तो इस थ्योरी में परचेजिंग पावर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के लिए देखी गई, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा यूज हो रही, समाज के द्वारा यूज हो रही चीज़ों के लिए परचेजिंग पावर मनी की नहीं देखी जा रही है। Another function of money does not explain। देखो बेटा कह रहा है कि मनी का और जो फंक्शन है, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, डिफर्ड पेमेंट है, नेशनल इनकम है, ये सब चीज़ों को इस थ्योरी में नहीं देखा गया। इस थ्योरी में खाली स्टोर वैल्यू पर फोकस किया गया है और फिशर वाले में मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर फोकस किया गया। तो ये कमियां इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं फिशर की थ्योरी में और कैम्ब्रिज वालों की थ्योरी में। बेटा सबसे पहले फिशर के इक्वेशन में देखते हैं। फिशर्स इक्वेशन गिव इंपॉर्टेंस टू द फ्लो ऑफ मनी। मतलब फिशर की जो इक्वेशन बेटा ये महत्व देता है मनी की सप्लाई पर, जबकि ये जो
कैम्ब्रिज के लोग हैं, इनका जो मनी का स्टॉक है, मनी को बचाने की बात करती है ये थ्योरी। समझ में आई बात? अच्छा, अब आगे देखते हैं। इसमें कह रहा पी रिप्रेजेंट द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन फिशर्स इक्वेशन। फिशर की इक्वेशन बेटा जो पी है वो एवरेज प्राइस लेवल को बताता है, जबकि जो ये इसमें पी है, किसमें? ये जो कैश बैलेंस अप्रोच में आप पी पढ़ रहे हैं बार बार, पी इज इक्वल टू, तो बेटा इसमें प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब फिशर की थ्योरी में पी का मतलब होता है एवरेज प्राइस लेवल, सभी गुड्स का एवरेज, एक औसत मूल्य। लेकिन जो कैश बैलेंस में पी का यूज हो रहा है हर फॉर्मूले में, इसका मतलब होता है कंज्यूमर गुड्स के लिए जो प्राइस मार्केट में है उसके लिए पी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब फिशर की थ्योरी में प्राइस पी का मतलब एवरेज प्राइस लेवल, और कैश बैलेंस की थ्योरी में पी का मतलब कंज्यूमर गुड्स के लिए जो पी यूज हो रहा है वो प्राइस यूज हो रही गुड्स और सर्विस की वो। फिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। फिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी सप्लाई, मतलब फिशर की थ्योरी मनी की सप्लाई फोकस करती है, जबकि कैम्ब्रिज वालों की थ्योरी डिमांड पर फोकस करती, मनी की डिमांड पर। अब फिशर के अकॉर्डिंग डिमांड ऑफ मनी इज फॉर एक्चुअल ट्रांजैक्शन, वेयर एज अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज आइडियोलॉजी डिमांड ऑफ मनी फॉर स्टोरेज ऑफ मनी। फिशर के अकॉर्डिंग बेटा जो मनी की डिमांड करते हैं लोग, वो वाकई में जितना खर्चा करना चाहते हैं उतने डिमांड करते हैं। मतलब फिशर ने अपनी थ्योरी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बेस पे बनाया था ना, इसलिए फिशर कहते हैं कि लोग जितना डिमांड करते हैं, जितनी सप्लाई होती है, वो एक्चुअल में उतने खर्चा करते हैं, उतने मांगते हैं जितना उनको खर्चा करना होता है। जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोग कहते हैं कि मनी की डिमांड लोग करते हैं स्टोरेज ऑफ मनी, मनी को सेव करने, मनी को जमा करने, अपने पास बचा के रखने के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर एक बार हम थ्योरी को दोबारा पढ़ें तो थ्योरी को पढ़ना बहुत आसान है बेटा। थ्योरी कहती है, ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो इस थ्योरी को ऐसे समझ लो, आप अभी तक दो थ्योरी पढ़े हो, एक पढ़े हो कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, एक पढ़े हो आप कैश बैलेंस अप्रोच, जिसको आप कैम्ब्रिज अप्रोच भी कहते हैं, सीए कह लें, कैम्ब्रिज अप्रोच। ये थ्योरी बेटा फिशर ने बनाई, ये थ्योरी बेटा बनाई मार्शल रॉबर्टसन, पीगू और कीन्स ने। समझ में आ रही बात? इसके बाद बेटा ये थ्योरी सप्लाई ऑफ मनी पे फोकस करती है, ये थ्योरी डिमांड ऑफ मनी पे फोकस करती है। ये थ्योरी कहती है कि जब मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी, जब मनी की सप्लाई कम होगी तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये थ्योरी कहती है जब मनी की डिमांड ज़्यादा होगी तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब मनी की डिमांड कम होगी तो मनी की वैल्यू गिर जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? इस थ्योरी में पी कहता है एवरेज प्राइस लेवल के बारे में, इस थ्योरी में पी कहता है कंज्यूमर गुड्स के जो प्राइस होते हैं मार्केट में उनके बारे में। तो बेटा ये आपको बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए बच्चों इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं। आप हमारी क्लास को एक दो बार रिपीट कर करके पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, बिकॉज टेक्निकल टॉपिक है और इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कोई नहीं करता बेटा। हमने मेहनत कर पीपीटी बनाई, तो आप थोड़ा सा आप अपने सर को मोटिवेट करें, उनके पीपीटी और उनके मेहनत पर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, शेयर करें, और आने वाले समय में हम ही आपके साथ हैं, हमेशा खड़े हैं। ठीक है, चलो बच्चों बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है डिफ्लेशन का टॉपिक मैं आप अगला अपलोड कर दूं।